पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीएस में टी का क्या अर्थ है? तो सही अर्थ हो जाएगा इसका ट्रांजिट हो जाएगा। टी का अर्थ क्या होता है? ट्रांजिट होता है आर आर टी एस का। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है। आरआरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो मेरे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? देखो मेरे भाई, जो संविधान में लिखा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार है भारत में, ऐसे संविधान के अनुच्छेदों में लिखा गया, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने एक स्वर्ण युग देखा। देखो मेरे भाई, वाजिद अली शाह जो थे कथक से संबंधित थे। कथक कहाँ का है भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का नृत्य है। तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने कथक का एक स्वर्ण युग देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाने वाला ये प्रश्न मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? देखो मेरे भाई, 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। तो पूछा आपसे इनमें से एस ब्लॉक का कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबिडियम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। रुबिडियम आपका राइट आंसर होगा। पीरियोडिक टेबल से यह प्रश्न उठाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? चलो इसको छोड़ो, अक्टूबर 2023 तक नहीं, बताओ मेरे भाई फरवरी 2024 तक ओडिशा का राज्यपाल कौन है और ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है? दोनों फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में। मुख्यमंत्री ओडिशा का वर्तमान में कौन है और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? देखते हैं कौन बिल्कुल अपडेट है मेरे भाई, ठीक है। कौन भाई जो है बिल्कुल अपडेट है एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर्स से, कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा, औसत बताया गया है, ठीक है मेरे भाई। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169 में मेरे भाई, ठीक है, जिसमें राज्यों में विधान परिषदों का सृजन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 109 में, ठीक है, 169 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई, ध्यान से देखो, वॉलीबॉल में यदि एक सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल खाली स्थान की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना ले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा 24-24। तो वॉलीबॉल में यदि किसी सेट में खेल की 24-24 की बराबरी पर हो तो सेट तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि एक टीम को दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती। जैसे ही 2 अंक का बढ़त बनेगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 के एमआरटीपी अधिनियम, एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखो मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा हटके पूछा है और इसका आंसर बहुत कम बच्चे दे पाए थे एसएससी जीडी 2024 के परीक्षा में। जब आंसर किया आता है तो मालूम चल जाता है कितने परसेंट प्रश्न का उत्तर सही बच्चा कर पाया, कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है। तो 1969 के एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना, ये 1969 के एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो साक्षरता दर है भारत में 72.99, लगभग 73 के पास में मेरे भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, याद रखना, बहुत ही पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? तो अरुणा मिश्रा खेलती है मुक्केबाजी। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से संबंध है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कब आया था? तो 1951 में मेरे भाई आया था, ये आपको ध्यान में रखना, 1951 से 56 तक था। अब जल्दी से बताओ, भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको क्या चाहिए?
आंसर चाहिए, हाँ इसी ऑप्शन में आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो अपर्णा सतीशन को जीत लिया, अपर्णा सतीशन ने जीता है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न पूछा गया, सरकारी खाली स्थान सरकार की अपेक्षित प्राप्तियां और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो राइट आंसर होगा बजट के बारे में बताया गया। तो सरकारी बजट जो है मेरे भाई सरकार के अपेक्षित प्राप्तियां और अपेक्षित व्यय का एक विवरण देता है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। राइट आंसर हो गया बजट। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार का आयोजन किया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार पेपर में इतना बार पूछा है कि अब लगभग सबको याद हो गया है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापना किया गया था मेरे भाई, इसलिए इनको संस्थापक के रूप में माना जाता है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 का। अगला प्रश्न पूछा गया, खाली स्थान 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मंजूरी कब दिया गया? तो जनवरी 2023 में दिया गया भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपको ध्यान में रखना है, संस्कृत हो जाएगा। तो शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि जो ब्राह्मी प्रकार की थी, इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? सही उत्तर हो जाएगा किशोर कुमार, आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। गाना सुने हो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये वाला गाना सुने हो ना? हाँ, तो इसका किशोर कुमार राइट आंसर होगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो भारत के द्वारा जीता गया आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत लिया, महिला टीम ने, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न हमारा तो पहला प्रश्न पूछा गया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा खाली स्थान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परमाणु संख्या मेरे भाई। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर रखा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, ठीक है। किसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया? तो मोसले ने बनाया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में मेरे भाई याद रखो, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बना रखा था, ठीक है, और उसमें सुधार करके क्या लाया गया? परमाणु संख्या के आधार पर मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया, जो अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया हुआ प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008, आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के जो ओलंपिक खेल था उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय बनकर इतिहास इन्होंने रचा था 2008 में। अगला प्रश्न देख, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि ये घटना का उद्देश्य जो था किसी को मारना नहीं था, किसी का हत्या करना नहीं था, बल्कि जो बहरे हो चुकी थी सरकार उसको सुनाना था मेरे भाई, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया? तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया तेलंगाना 2023 में। अगला प्रश्न पूछा गया, लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो जात्रा जो है मेरे भाई पश्चिम बंगाल से इसकी उत्पत्ति हुई है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बताइए, तमिलनाडु का नृत्य का नाम, हरियाणा का नृत्य का नाम और पंजाब के नृत्य का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए।
और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं और पूरा डिटेल्स में आप लोग कमेंट में बता पा रहे हैं, ठीक है। और यही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इतना डिटेल्स में अगर आप यहाँ बताते हो तो पेपर एकदम फोड़ने वाले हो, ठीक है। तो तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब के नृत्य का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में सजा कर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेरोजगारी दर की गणना खाली स्थान के अनुपात के रूप में की जाती है। देखो मेरे भाई, बेरोजगारी दर की जो गणना है बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। क्या याद रखना आपको, जो बेरोजगारी दर की जो गणना की जाती है तो बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में इसको दिखाया जाता है बेरोजगारी दर। आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और यकीन मानो 76 शिफ्ट कर लो और साथ में 53 शिफ्ट कर लो, 2023 वाला 2024 वाला। उसके बाद आओ मेरे पास पेपर लेकर अपना, हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, आपको याद होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। किससे मेरे भाई? फुटबॉल से। याद रखना, कप से सवाल पूछे जाएंगे, ट्रॉफी से सवाल पूछे जाएंगे, स्टेडियम कहाँ है, ये सवाल बनते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो डुरंड कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल का। अगला प्रश्न देखते हैं। वरामिहिर, क्या लिखा गया? वरामिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। देखो मेरे भाई, थोड़ा ये प्रश्न हटके पूछा गया और इसको डबल स्टार लगा लो। हटके पूछा है तो बिना 2-4 बार पूछे शांत रहेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5। वरामिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। अब जैसे इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता। पंच सिद्धांतिका यानी 5 के ऊपर सिद्धांत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 खगोलीय सिद्धांत पर इसकी रचना की गई है वरामिहिर के द्वारा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे ना। और विश्व पूछेगा तो अभी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने प्रश्न डाला था और बहुत सारे बच्चे जो विश्व का पूछे थे उसमें, और उसमें एम.एस. स्वामीनाथन पे वोटिंग किए हैं। तो भैया ये सब गलती से बचना है, ठीक है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखिएगा। किसका? नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखिएगा विश्व में। तो पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 2023 में इनका निधन हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मुनीश कपूर को, ठीक है। हालांकि इसको याद ना रखे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? ठीक है, तो संदीप कुमार हो जाएंगे तीरंदाजी। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल ये जो था ना, थोड़ा सा हट के लिखना चाहिए था, ठीक है। संदीप कुमार आपके बहुत सारे खेल में खेलते हैं, क्रिकेट में भी है ना, राजस्थान रॉयल्स के बॉलर, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन बनाना चाहिए था। संदीप कुमार बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी है, उसमें क्रिकेट का नहीं देना चाहिए था ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट किए होंगे और उनका आंसर क्या एसएससी बोला होगा कि गलत है। थोड़ा सा इन सब प्रश्न को ध्यान से आंसर कीजिएगा, ठीक है। तीरंदाजी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया। मोहिनीअट्टम, क्या सवाल पूछ रहा है एसएससी जीडी। डरना नहीं है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, सब बढ़िया होगा। मोहिनी से लिया गया, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का। ये भी आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा, इतना बार मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इतना बार एसएससी जीडी पूछा है कि आप बिना सोचे समझे संतूर लगा सकते हैं, ठीक है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये तो कथन आपका सही हो जाएगा ना मेरे भाई। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, पहला सही है। दूसरा कथन पढ़ो, राजस्व प्राप्तियों को
कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर में भी और गैर कर दोनों में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो राइट आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न देखो, भारत के महान्यायवादी, क्या लिखा गया, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नाम से जिसको जाना जाता है, प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के महान्यायवादी। चलो बता दो इसका आर्टिकल, कब से सुन रहे हो मेरे भाई, आर्टिकल बताओ कमेंट बॉक्स में कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है। इसको तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, और जब तक चाहे राष्ट्रपति ये महान्यायवादी रह सकते हैं, ठीक है, और हट भी सकते हैं अगर राष्ट्रपति का मन कर दे तो। अनुच्छेद बताओ अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। तो 43.37। इसको प्रश्न को इग्नोर मारो, नहीं आएगा पेपर में क्योंकि करंट अफेयर्स का था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जून 2023 में कार्नेगी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई। तो अजय बंगा हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो 7वां है। बताओ, ईमानदारी से बताओ कि आप इस प्रश्न को किस क्लास में पढ़े थे पहली बार, ठीक है, ईमानदारी से बताना कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है विश्व में। तो 7वां है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में खामटिस जनजाति देखने को मिलती है जिसके द्वारा सांगकेन त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार भाई, सांगकेन त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में, किस जाति द्वारा, तो खामटिस ने पूछा गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई बांसुरी गुरु, ये किस संगीतकार के जीवन पर आधारित थी। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं भैया, तो बांसुरी बजाते हैं और इन पर फिल्म आ गया बांसुरी गुरु। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। भैया मारो फाड़ो 2 नंबर उठाओ, स्वामी विवेकानंद राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषा भारत कानूनी ऐप, कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया। न्यायमूर्ति एमएन वेंकटरचलैया। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। बैंक दर में कमी यानी मुद्रा पूर्ति में कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि हो जाएगा इसका राइट आंसर। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में क्या कर सकती है, तो वृद्धि कर सकती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े हैं। 2009 का पद्म भूषण पूछा है भाई किसमें, तो भरतनाट्यम नृत्य में। तो इसका राइट आंसर होगा वंदिल पुटिया विट्टिल धनंजयन और शांता धनंजयन। देख लो नाम दोनों का, धनंजयन धनंजयन। और कब जीते हैं, 2009 में भरतनाट्यम के क्षेत्र में। भरतनाट्यम क्या है, तो एक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का नृत्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है। कथक कथक कथक, तो कथक होगा उत्तर प्रदेश। कथक कली पूछ ले तो क्या हो जाएगा भैया, मिला देंगे केरल से। बिहार का क्या है, आंध्र प्रदेश का है। बिहार का विदेशिया है क्या, विदेशिया। और आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इस बार तो बता दिया, अगला बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। फ्री थ्रो का खेल शब्द है, कहां से लिया गया फ्री थ्रो शब्द, तो बास्केटबॉल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्री थ्रो खेल का शब्द है जो कि बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। क्रिकेट का तो पूछेंगे नहीं, भर दोगे पूरा कमेंट बॉक्स। अगला प्रश्न देखो, श्रीलंका भारत पाक से, फिर से पढ़ते हैं, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो मन्नार की खाड़ी याद रखो भाई, भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य और
मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा अलग होता है दोनों देश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? यह था 8वीं पंचवर्षीय योजना। जितना लक्ष्य रखा गया था भाई, उतना लक्ष्य हासिल करने में यह सफल हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 के लिए चुने गए गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन है? ओणम है। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन है? तो ओणम है। हॉर्नबिल कहाँ का उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में? नागपंचमी किस राज्य का है? और बैसाखी किस राज्य का है? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा? ऐसा बिल्कुल मैं करने वाला नहीं हूं। कौन बताएगा? आप बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, ठीक है। अपनी जानकारी को शेयर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? अब इससे आसान क्या ही पूछेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? अब क्रिकेट से संबंधित रन है या नहीं है? तो भैया ये तो बिल्कुल है, रन ही तो है क्रिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट। अगला ऑप्शन दिया गया ड्रिबलिंग, तो भैया ड्रिबलिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2 जो लिखा गया शब्द है ड्रिबलिंग, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? लो पत्नी का भी सवाल पूछा जा रहा है, कहीं पेपर में आपकी पत्नी का ना सवाल पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुमार देवी। तो निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी हो जाएंगी कुमार देवी। अगला प्रश्न देखो, भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना भाई। 106 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर भूमि सीमा जो है पाकिस्तान के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत पहले ही मैंने बता रखा है कि 51A को बढ़िया से पढ़ लो भाई, बार बार पेपर में आ रहा है। साथ में आपको जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें एक एक करके सारे प्रश्न आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो 51 के A के फर्स्ट में लिखा गया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना। अगला प्रश्न है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? जिसको SLR बोलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इसमें हमको लगता है कि 15-16 नंबर वीडियो में मैंने इस प्रश्न को करा रखा है। तो इसका सही उत्तर होगा, यह जमाव का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। SLR का ये मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो भारत की संसद के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है भारत के संसद के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया 19 नंबर, भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो भैया 1982 में किया था। दूसरा एशियाई खेल का मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था। तो पहली बार भारत, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है, पहली बार भारत एशियाई खेल का मेजबानी किस वर्ष किया था? कौन बताएगा? तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहली बार भारत के द्वारा एशियाई खेल का मेजबानी किस वर्ष किया गया था? दूसरा वर्ष याद कर लो, 1982। पहला इसलिए पेपर में नहीं पूछा गया क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। तो चलो हम पूछ लेते हैं, बता दो कितना पढ़े हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर्स का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में कितने अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी? भैया जब पीएम विश्वकर्मा योजना आया था काफी चर्चे में रहा पेपर में, तो कुल 5 वर्ष इसकी अवधि रखा गया है, ठीक है, 2023 में आया था। कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होने वाला है 14वें क्रम के ये हो जाएंगे अजय बंगा, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अगले 5 वर्ष के लिए, यानी 2023 में इनकी नियुक्ति की गई,
तो कब तक रहेंगे भैया? तो 2028 तक ये नियुक्त रहेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 14वें क्रम के। अगला प्रश्न है 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? देखो मेरे भाई 2018 का एशियाई खेल पूछा है, 2018 का एशियाई खेल पूछा है, तो ओलंपिक हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, फीफा हुआ, ये सब जो खेल के आयोजन है मेरे भाई, ये किसी भी वर्ष का पेपर में पूछा जा सकता है। तो 2018 का एशियाई खेल का मेजबानी किया था जकार्ता और पालेमबांग के द्वारा किया गया था। ठीक है, जकार्ता और पालेमबांग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया भारत में वर्षों तक कौन सा फसल हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होने वाला है गेहूं। भारत में वर्षों तक गेहूं जो कि है हरित क्रांति का मुख्य आधार फसल बना रहा, तो राइट आंसर हमारा गेहूं होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से भारत में किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्रश्न एसएससी जीडी पूछा है और पूछता ही रहेगा मेरे भाई। तो एसएससी जीडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संगीत नाटक अकादमी। बस 76 शिफ्ट देख लो, प्लस में 53 शिफ्ट देख लो, एक एक संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार और जिन्होंने प्राप्त किया उन सब के बारे में हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है अर्जुन सिंह ध्रुवे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अर्जुन सिंह ध्रुवे नृत्य कलाकार है जिन्होंने 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीत लिया। अगला प्रश्न देखते हैं पुष्कर ऊंट का मेले का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। ऊंट का मेला पुष्कर राजस्थान में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया? तो नाइटहुड का उपाधि किसने त्यागा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था भाई। ठीक है, अब जल्दी से बताओ हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि उपाधियों का उन्मूलन के बारे में? जल्दी से उस अनुच्छेद नंबर को लिखो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, फटाफट, समय कहां बचा है आपके पेपर में, जल्दी से बता दो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हॉकी इंडिया मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों का योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय कौन सा है? तो हॉकी इंडिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आता है। हॉकी इंडिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आता है, जो भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित जितनी भी गतिविधि होती है, जितनी भी योजना होती है, ये सब कौन बनाता है? तो युवा कार्यक्रम और खेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं भैया। विधानमंडल के कितने सदन? 2 सदन। किस आर्टिकल में बताया गया? तो एक आर्टिकल 168 में। एक होता है आपका विधान परिषद और दूसरा कौन होता है भाई? तो विधान सभा होता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो विधानसभा तो दिया है, दूसरा का नाम पूछा तो विधान परिषद हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बीजिंग हो जाएगा भैया। चाइना की राजधानी बीजिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कपिल देव ने 1983 विश्व कप तब प्रेसिडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, किस स्टेडियम में जीता था? देख लो स्टेडियम का नाम पूछा है, कहां लेके गया? 1983 में। तो कहां जीता था? तो लॉर्ड्स में भारत जीता था 1983 का विश्व कप। याद रखो भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड्स में जीता 1983 में। अब जल्दी से बताओ 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत ही ने जीता था, तो किस स्टेडियम में जीता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? कमी भी बता दो भाई, कमी भी बता दो। हमेशा हम लोग फायदा के बारे में पढ़ते हैं, हरित क्रांति में कुछ कमियां भी हुई। इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय अवनयन। ठीक है, पर्यावरणीय अवनयन इसका राइट आंसर होगा भैया, क्योंकि इसमें बहुत ही खाद वाद का इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए पर्यावरणीय अवनयन होने लगा था। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कुछ कमियां भी होती है भाई, हर एक अच्छे काम के पीछे कमी भी होता है।
खाली स्थान दिया गया आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य क्या है? अरे कुचिपुड़ी पढ़े हो ना भैया, आंध्र प्रदेश का है तो लगाओ टिक और लो 2 नंबर। तो राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। सतरिया किस राज्य का है? कथक नृत्य किस राज्य का है? मणिपुरी तो भैया नहीं पूछेंगे क्योंकि मणिपुरी मणिपुर का है। कथक बता दो और सतरिया बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में मेरे भाई कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? जल्दी से बताओ। 7 होती हैं। ऊर्ध्वाधर कितनी होती हैं? जल्दी से बताओ। 18 होती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार पहले तो मौलिक अधिकार था ना भाई, लेकिन अब उसको हटाकर किस में लाया गया? संवैधानिक अधिकार में लाया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस में आता है? संवैधानिक अधिकार में। कोई अनुच्छेद बताएगा क्या? कोई है पुष्पा राज इसमें जो इसका आर्टिकल बता दे? चलो आर्टिकल बताओ मेरे भाई शेरो, आर्टिकल बताओ जल्दी से। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में लिखा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वह एक संवैधानिक अधिकार है? किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न, अमजद अली, लो अमजद अली भी आ गए। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? बताओ कितना बार आए होंगे अमजद अली खान? 2023 से जब मैं करा रहा हूँ अनगिनत बार आए हैं भाई अमजद अली खान। तो इनका स्वागत करो सरोद से। अमजद अली खान का राइट आंसर हो जाएगा सरोद, वादक है अमजद अली खान। बढ़ते आगे। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था हड़प्पा वासियों को तांबा? वर्तमान समय का बताना है तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान में राजस्थान जैसे ही भरोगे 2 नंबर पाल होगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? तो राजस्व व्यय इसका राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक मुलाकात आपको करा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में वार्षिक यूको इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो मैरी कॉम। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? कमेंट में बताओ भैया, मैं तो कमेंट में ही पूछूंगा, ठीक है, और कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? साक्षी मलिक, सुनील छेत्री, ये चारों के चारों एक साथ बता दो किस खेल से संबंधित है कमेंट बॉक्स में। और यकीन मानो भाई रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। कुछ गलत कमेंट मत करना, सही सही कमेंट करना है, कोशिश करना है, ठीक है। हम रिप्लाई करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया, सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। या पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हालांकि पेपर में फंसेगा नहीं ये प्रश्न, चलो इसको इग्नोर मारो, पेपर में नहीं आएगा। आ गया तो मेरे पे भेजना, हम एसएससी से बात करके 2 नंबर दिलवा देंगे। ये प्रश्न पूछा गया, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल है। तो समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कुल 2 द्वीप देश शामिल है। याद रखिएगा भैया कई गो द्वीप देश है। अगला प्रश्न आपकी जनगणना 2011 से प्रश्न पूछा गया। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किसका है? तो केरल का है। आपको याद होगा मेरे भाई, ठीक है। केरल में चाहे पुरुष की बात करें या चाहे महिला का बात करें, दोनों में साक्षरता दर सबसे ऊपर है भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भैया नाम याद रखो, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण को लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो कुल मिलाकर 2 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन 2 इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आगामी 2024 चुनाव के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया। तो इंपॉर्टेंट है भाई, और देख लेना इस बार जो जीडी का पेपर होगा उसमें बिल्कुल 100% यह प्रश्न किसी ना किसी पेपर में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने में ये मदद करेंगे कौन? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वायलिन वादक, कौन वादक? वायलिन ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी
शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर होगा। कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन बजाया करते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है भाई, हो सके तो कॉपी पर नोट कर लो। चलो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ, रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो आपका भी कमेंट आना चाहिए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में चाहिए हमको पूरा डिटेल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1857 में। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युग्मों में बांटा गया? तो कुल 3 युग्म में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं तक तैयार की गई थी। तो 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना थी, वो 1965 तक के लिए तैयार की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो ओडिसी और भरतनाट्यम। भैया दोनों याद रखना है, सोनल मानसिंह ओडिसी से भी जुड़ी थी और भरतनाट्यम से भी, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लो। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्रह्मोत्सव पर्वत ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? तो ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश का पर्व है, याद रखिए। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो लॉन टेनिस याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए याद? लॉन टेनिस खेला करती हैं सानिया मिर्जा, हालांकि अब नहीं खेलती हैं। कि खेलती हैं? कमेंट में बताओ तो, क्या सानिया मिर्जा अभी भी लॉन टेनिस खेलती है? कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितना आप एक्टिव हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। ये जो नृत्य शैली है भरतनाट्यम, इसको देवदासियों के द्वारा जीवित रखा गया, भरतनाट्यम। चलो बताओ, ओडिसी लोक नृत्य ओडिशा का है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कथकली कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में भरतनाट्यम भी बता दो किस राज्य का है। तो तीनों का तीनों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिपीट हो गया ना प्रश्न, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया पढ़ो, 1 नंबर सेट से लगातार देखो, समय मिलता है, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, तो तुम 2023 वाला पेपर भी देख लो, चैनल पे है प्ले लिस्ट बना हुआ है। अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, ठीक है। बाद में 1 साल पढ़ने से बढ़िया है कि अभी 15 दिन बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है ना। जिंदगी संभल जाएगा भाई, और बहुत मजा आने वाला। अगर 15 दिन बढ़िया से मेहनत कर लिए तो पूरा लाइफ मजा आएगा। लेकिन अगर इस 15 दिन में गड़बड़ किए भाई, उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ लिए, तो ध्यान रखना अगले 2-3 साल आपको लगातार फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे बात को। तो मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। दूसरा कथन है, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति, ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। राइट आंसर 1 और 2 दोनों मुद्रा के संबंध में सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जो पाए जाते हैं मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तबीयत मेरा ठीक नहीं है भाई, लेकिन आप लोग का एग्जाम जो आ गया इतना करीब, तो फिर हम कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए पूरा मेरा कोशिश है कि आपको एक एक प्रश्न करा दिया जाए पेपर से पहले। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? दिया गया 1 नंबर कथन में मनु भाकर निशानेबाजी शूटिंग, बिल्कुल सही है। तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, ये भी सही है। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा याद कर लो, जल्दी से याद करो। मनु भाकर निशानेबाजी, तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के, याद रखिएगा। तो 1 और 2 दोनों के दोनों 100% सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग
इसी का राष्ट्रीय आइकन चुना गया। भैया ये तो रिपीट हुआ प्रश्न, अभी रिपीट हुआ। सचिन तेंदुलकर, क्या इसका राइट आंसर होगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। देख लो कैसे रिपीट होता है प्रश्न। तुम बोलते हो कि रिपीट नहीं होता है, भैया रिपीट होता है ना, और कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट करवाते हैं प्रश्न को, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा के नाम से आप लोग जानते हैं, का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान करता है? तो बिल्कुल 100 दिनों का प्रति वर्ष ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करता है नरेगा। ठीक है, नरेगा का फुल फॉर्म पूछता है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसी कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा या दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट प्रदान की जाती है, फ्री किक दे दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री किक बोलते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको बढ़िया से पता है, मुझे तो पता है भाई। ठीक है, फ्री किक क्या होता है? क्या आप फुटबॉल खेले कभी? तो जिन्होंने भी फुटबॉल खेला है, फ्री किक के बारे में उनकी जानकारी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्बाला, कम्बाला जैसे कम्बाला आया, कम्बाला कर्नाटक, कम्बाला कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कम्बाला पारंपरिक भैंस दौड़ है, किस राज्य का? तो कर्नाटक का है, जिसमें कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। कम्बाला कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 किस महीना में लोकसभा में पेश किया गया? तो सितंबर। याद मत करो, इसको भूल जाओ। ठीक है, प्रश्न नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, या प्रश्न आपके पेपर में नहीं बनेगा। वीडियो अच्छा